हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 30 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 30 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 2019 एंड 20 के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस कंट्री से आया है? ऑप्शंस हैं ए मॉरिशस, बी नीदरलैंड, सी सिंगापुर और डी यूएसए। तो इनमें से वो कंट्री है सी सिंगापुर। सिंगापुर से इंडिया में 2019-20 के लिए सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। सेकंड नंबर पे है मॉरिशस और तीसरे नंबर पे है नीदरलैंड। तो इनका अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है, सेकंड नंबर पे मॉरिशस और तीसरे नंबर पे नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर हो गया सी सिंगापुर। सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर जिस दिन मनाया जाता है वो दिन है ए 27 मई, बी 28 मई, सी 29 मई या फिर डी 30 मई। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 29 मई। 29 ऑफ मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर सेलिब्रेट किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 11 ईयर्स लो ऑफ 4.2% एंड क्वार्टर 4 स्लम्स टू 3.1%। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है इस फाइनेंशियल ईयर में ये पिछले 11 सालों का लोवेस्ट माना जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोड टू 11 ईयर लो ऑफ 4.2% इन 2019 और 20। तो 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो आंकड़े हैं ये एक प्रोविजनल एस्टीमेट है जो रिलीज़ किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ऑफिस है और ये जो भी डेटा होता है जीडीपी रिलेटेड उसके इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और प्रोविजनल डेटा के अकॉर्डिंग ये जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है ये पिछले 11 ईयर्स का लोवेस्ट माना जा रहा है। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें, 2019-20 के फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो इसमें 3 महीने का एक क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसमें जीडीपी का जो एक्सपेंशन है थोड़ा सा देखा गया और इसके साथ ही जीडीपी 3.1% बन के सामने आई है। लेकिन जो नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस के कारण उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो जीडीपी में जो थोड़ा बहुत भी इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है इस दौरान वो एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण ही हुई है। अगर हम बजट का एस्टिमेट देखें 2019-20 के लिए तो बजट में एस्टिमेट किया गया था जीडीपी का ग्रोथ 2019-20 के लिए 8.5%। उसके बाद एनएसओ के द्वारा ये एस्टिमेशन ये प्रोजेक्शन 5.5% तक किया गया और उसके बाद इसको 4.2% के ग्रोथ रेट तक भी एस्टिमेट किया गया। तो बजट के एस्टिमेट के बाद धीरे धीरे ये जो आंकड़े कम होते हुए दिखे और अब 11 मंथ का जो लो है उसकी तरफ का इंडिकेशन किया है एनएसओ ने। इसके जो कारण हैं ये मेनली डिमांड की कमी मानी जा रही है। एक तो इकोनॉमी में फरवरी मार्च के महीने में यानी लास्ट क्वार्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा लो थी, काफ़ी सारे सेक्टर्स में डिमांड कम थी। उसके बाद कोविड-19 के कारण जो डिमांड का स्लम्प है और ज़्यादा इंटेंस हो गया है। मोस्ट डिस्टर्बिंग न्यूज़ इज़ दैट 3 कंपोनेंट ऑफ डिमांड हैव फॉलन। 3 कंपोनेंट जो डिमांड के होते हैं वो तीनों के तीनों गिरे हैं। इनमें है कंजम्पशन डिमांड, जो कंज्यूम करने के लिए लोगों के द्वारा जो खरीदारी की जाती है उनमें उनकी डिमांड कम हो गई है। दूसरा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो डिमांड होती है इन्वेस्टमेंट का रेट भी कम हो गया है। और तीसरा है एक्सपोर्ट डिमांड, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए जो मटेरियल एक्सपोर्ट के लिए भेजा जाता है उनमें भी डिमांड काफ़ी कम हो गई है। वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट की कमी आ गई है। तो ये सारे जो रीज़न है ये तीनों डिमांड है उनके कम होना इंडिया की इकॉनमी के डाउन होने का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है ये 4.6% तक बढ़ गया है और इसको एस्टिमेट किया गया था 3.8% तक। तो अगर हम देखें फिस्कल डेफिसिट इसको एस्टिमेट किया गया था 3.8% तक, लेकिन ये बढ़ गया है 4.6% तक। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट डिफरेंस होता है गवर्नमेंट की जो टोटल रेवेन्यू होता है, अगर टोटल रेवेन्यू कम होता है और टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में फिस्कल डेफिसिट बनता है। और अगर रेवेन्यू में कमी आती है या फिर एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होती है तो ऐसे केसेस में फिस्कल डेफिसिट और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो ये इंक्रीज़ हो गया 4.6 हो गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो 2008 की क्राइसिस थी और जो 2020 की फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसमें इंडिया की
पिछले 5 सालों में जो जीडीपी थी वो 8% तक मानी गई थी। 2008 की क्राइसिस से पहले के जो 5 साल थे उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, करीब 8% तक ये जीडीपी ग्रोथ थी। लेकिन 2020 की जो क्राइसिस आई है इसमें इंडिया की जो पहले की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी वीक है, बहुत ज़्यादा डाउन है। तो 2008 की कंडीशन में जहां इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में था और 2008 के इकोनॉमिक शॉक को इंडिया ने ईजिली एब्जॉर्व कर लिया और इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2020 में ये जो फंडामेंटल्स है ये थोड़े वीक है, इकोनॉमी इंडिया की वीक है और इसके कारण पब्लिक फाइनेंस और जो फिजिकल कैपेसिटी है गवर्नमेंट की वो भी वीक मानी जा रही है। तो इस समय जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको टैकल करने में थोड़ा सा कॉशसली काम करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जीडीपी की बात की गई है, एक बार हम जीडीपी के बारे में देख लेते हैं। जीडीपी एक कॉमन इंडिकेटर है जो वर्ल्ड ओवर यूज़ किया जाता है टू ट्रैक हेल्थ ऑफ नेशंस इकोनॉमी। तो किसी भी नेशन की इकोनॉमी को की हेल्थ को चेक करने के लिए जीडीपी का आंकड़ा देखा जाता है। जीडीपी एक मॉनेटरी वैल्यू है जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, गुड्स की और सर्विसेज की जो किसी इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस की जाती है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें तो इंडिया में 2019-20 में यानी कि एक साल में इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत जितने भी गुड्स क्रिएट हुए या जितनी भी सर्विसेज क्रिएट की गई उनकी टोटल इकोनॉमिक वैल्यू जीडीपी कहलाती है। जीडीपी दो टाइप की होती है, एक तो नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे मेज़र की जाती है। जो भी गुड्स का या सर्विसेज का मार्केट प्राइस होता है उसके बेसिस पे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। और रियल जीडीपी की अगर हम बात करें तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का जो रेट होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड होता है, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं कैलकुलेट किया जाता। इसके अलावा जो कोर सेक्टर का आउटपुट है अप्रैल महीने के लिए वो भी 38% डाउन गया है अप्रैल महीने में, यानी कि जो 20-21 का फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले महीने में कोर सेक्टर का आउटपुट भी कम हुआ है। यहाँ पर कोर सेक्टर क्या होता है? कोर सेक्टर बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो ये की इंडस्ट्रीज़ होती हैं किसी इकॉनमी की और इन इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पे ही बाकी इंडस्ट्रीज़ भी काम करती हैं। 8 कोर सेक्टर्स हैं इंडिया में और इनका जो टोटल वेटेज है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% से ज़्यादा है। मोर प्रिसाइजली 40.2%, 40.27% वेटेज है कोर सेक्टर का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। और ये जो कोर सेक्टर हैं ये हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइज़र, ये 8 कोर सेक्टर माने जाते हैं इंडिया में। सेकेंड न्यूज़ है लॉकडाउन 5.0 टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन 13 सिटीज़। तो इंडिया में 13 सिटीज़ ऐसी सामने आई हैं जिनमें कोविड-19 का जो बर्डन है बहुत ज़्यादा है। इन 13 सिटीज़ में कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। कल भी हमने देखा था कि इन 13 सिटीज़ में अब सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो टोटल इंडिया का 70% का जो कोविड-19 बर्डन है वो इन्हीं 13 सिटीज़ में देखा गया है गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम कोविड-19 के केसेस की बात करें तो फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कोविड-19 के केसेस में और कल के दिन में 7,707 केसेस सामने आए हैं। 7,700 के 7,500 से ज़्यादा केसेस एक दिन में कोविड-19 के बढ़े हैं। और इसके साथ ही जो टोटल इंडिया में कोविड-19 के केसेस की टैली है वो 1,73,052 तक पहुंच गई है। 1,73,052 केसेस टोटल इंडिया में हो गए हैं। इसके साथ टोटल नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ 4,970, करीब 5,000 लोगों की फैटेलिटीज़ हुई है और 1,75,000 के करीब ये जो केसेस हैं वो पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ है नेसेंट अरेबियन सी साइक्लोन में डिले मॉनसून अराइवल। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिया में जो मानसून का अराइवल डेट है 1 जून, उसके बारे में बोला था कि इस बार को जो मानसून है वो 1 जून को ना आके 5 जून तक पहुंचेगा। जो नॉर्मल और स्टैंडर्ड डेट मानी जाती है इंडिया में मानसून अराइवल की वो 1 जून ही होती है। लेकिन यहाँ पर IMD ने अपने प्रेडिक्शन में कुछ जो वेरिएशन है उसको देख के बताया था कि इस बार मानसून थोड़ा सा डिले हो जाएगा और 5 दिन डिले होकर 5 जून तक पहुँचेगा। अभी IMD के द्वारा बोला जा रहा है कि ये जो मानसून का अराइवल है ये पॉसिबल है कि 1 जून को ही हो। IMD ने बोला है कि कंडीशन वर फेवरेबल फॉर ऑनसेट और जून 1
और कुछ अनसर्टेनिटी की कंडीशन बन गई थी। अब यहाँ पर दो मॉडल के बारे में बताया गया है। एक मॉडल तो IMD के द्वारा यूज़ किया जाता है इंडिया में वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और इसके अलावा यूरोप का एक मॉडल है जिसका यूज़ IMD के द्वारा किया जाता है, जो भी डेटा रिसीव किए जाते हैं उनकी सर्टेनिटी के लिए। तो यूरोप के एक मॉडल के अकॉर्डिंग, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग, अरेबियन सी में एक लो प्रेशर साइक्लोन की कंडीशन डेवलप हो रही थी, और ऐसा देखा गया था कि उस साइक्लोन के कारण जो इंडियन मानसून का पाथ है वो हिंडर हो सकता है, इंडियन मानसून इसके कारण डिले हो सकता है। लेकिन IMD के जो खुद के मॉडल हैं वो ये बताते हैं कि जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है अरेबियन सी में, उसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होगा, जिसके कारण मानसून के डिले होने की आशंका बहुत ही कम रहने वाली है। तो IMD ने इसलिए अपने फोरकास्ट को थोड़ा सा इंप्रूव किया है, और ऐसा बोला है कि डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया में जो मानसून का अराइवल है वो नॉर्मल डेट 1 जून के आसपास ही रहेगा। तो ये बेसिकली ये जो डिप्रेशन है वो क्या होता है, डिप्रेशन एक लो प्रेशर के एरियाज़ होते हैं, ये लैंड पे भी बन सकते हैं और सी पे भी बन सकते हैं। तो लो प्रेशर का जो एरिया होता है ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ एयर का मूवमेंट यहाँ पर देखा जाता है, और जब भी किसी लोकेशन पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा तो उस लोकेशन पे चारों तरफ से जो एयर का अराइवल है वो बिल्डअप होने लगता है, एयर अराइव करने लगती है और स्पाइरल मूवमेंट एयर का होने लगता है। तो नॉर्मली लो प्रेशर एरिया बनते क्यों हैं? लो प्रेशर एरिया बनने का कारण है जब भी लैंड सरफेस के कारण या सी सरफेस के कारण एयर वार्म होती है, गर्म होती है, तो वो ऊपर उठने लगती है, और उसके कारण जो नीचे की एयर में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए चारों तरफ से एयर बनने लगती है। अगर इसको ज़्यादा क्लियर कट समझे हम, तो अगर किसी एरिया में ओशियन में यहाँ पर अगर लो प्रेशर का एरिया बना है, तो यहाँ पर या तो ओशियन सरफेस होगा या लैंड सरफेस होगा। इन सरफेस के हीटअप होने के कारण अगर वार्म एयर होती है तो वो नॉर्मली ऊपर की साइड उठती है, ऊपर यानी कि अपवर्ड मूवमेंट, वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट होता है। जैसे ही एयर ऊपर उठेगी तो इस एयर को फिल करने के लिए इस स्पेस में जो एयर का मूवमेंट है वो चारों तरफ से होगा। तो इस मूवमेंट के कारण जो हाई प्रेशर के एरियाज़ होते हैं वहाँ से एयर अट्रैक्ट हो जाती है इनके साइड, और जैसे ही यहाँ पर आती है तो ये स्पायरल मूवमेंट शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू ही जो डिप्रेशन है वो क्रिएट होते हैं। जब इन सर्कुलेटिंग एयर की स्पीड कम होती है तो ऐसे में जो इंटेंसिटी होती है वो डिप्रेशन की वो बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर लो प्रेशर और ज़्यादा हाई होता गया, इंटेंसिटी लो प्रेशर की बढ़ती गई, तो एयर का मूवमेंट भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है, और ये लो प्रेशर जो डिप्रेशन है ये डीप डिप्रेशन में और फर्दर साइक्लोन में कन्वर्ट होता जाता है। 3 कैटेगरीज मानी जाती है इन डिप्रेशंस की। स्टॉर्म दैट डेवलप इन सी बिगेन एज ए लो प्रेशर, तो लो प्रेशर एरियाज की तरह ये स्टार्ट होते हैं एंड धीरे धीरे ग्रेजुएट टू डिप्रेशंस। तो पहले लो प्रेशर एरिया है, फिर डिप्रेशन में तब्दील हो जाते हैं ये, उसके बाद डीप डिप्रेशन में चेंज हो जाते हैं, और फाइनली ये साइक्लोन बन जाते हैं। और यही एग्जाम्पल के तौर पर हम मान सकते हैं कि जो साइक्लोन एम्फन अभी बे ऑफ बंगाल में बना, बिल्डअप हुआ, वो इसी तरह से आया। तो पहले लो प्रेशर एरिया बना, फिर डिप्रेशन बना, उसके बाद डीप डिप्रेशन बना, और उसके बाद ये साइक्लोन में बदल गया। तो इसी तरह से बिल्डअप होता है किसी भी साइक्लोन का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, लास्ट ईयर 2019 में साइक्लोन वायु आया था, ये भी अरेबियन सी में ही बना था, और इसके कारण इंडिया में जो मानसून का अराइवल है वो 1 हफ्ता डिले हुआ था। तो पिछले साल जो इंडिया में मानसून आया था वो 8 जून तक पहुँचा था, और ये इसी अरेबियन सी के साइक्लोन वायु के कारण पहुंचा था। तो माना जा रहा था कि शायद इस बार भी ऐसा कुछ होगा, बट अभी IMD ने क्लैरिफाई किया है कि इस बार जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है अरेबियन सी में वो वीक रहेगा, और इंडिया में जो मानसून फर्दर पहुंचेगा वो माना जा रहा है कि 1 तारीख तक पहुंच जाएगा। अगर हम इंडियन कोस्ट को देखें तो यहाँ पर है आपका अरेबियन सी, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन के फॉर्मेशन की जो इंटेंसिटी है वो हाई होती है, अरेबियन सी में कम होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अरेबियन सी में जो साइक्लोन बनने की प्रवृत्ति है, जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो मानसून रिलेटेड फिनोमेना है वो डिले हो रहे हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस साल मानसून का अराइवल टाइम पे माना जा रहा है IMD के अकॉर्डिंग। हम IMD के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, और इंडिया की प्रिंसिपल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी के लिए। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 1875 में ये बनाया गया था, और IMD मेट्रोलॉजिकल सेंटर माना जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 6 रीजनल स्पेशलाइज सेंटर्स हैं, उनमें से एक IMD है, और नॉर्थ
इंडियन ओशियन में जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनकी फोरकास्टिंग का काम, नेमिंग का काम और वार्निंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम IMD के द्वारा ही देखा जाता है। और ये जो पूरा एरिया है ये पर्शियन गल्फ से लेकर गल्फ स्टेट ऑफ मलक्का तक का एरिया IMD के द्वारा कवर किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है मेजर सुमन गवामी चूजन फॉर यूनाइटेड नेशन अवार्ड। मेजर सुमन गवानी को यूनाइटेड नेशन के एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। ये जो मेजर हैं ये इंडियन आर्मी की मेजर हैं हु सर्व्ड एज ए वुमेन पीस कीपर विथ UN मिस यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान इन 2019। तो 2019 में यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान में इनकी पोस्टिंग हुई और इनकी पोस्टिंग के बाद इन्होंने जो 1 साल के अपने पूरे कार्यकाल में जो काम किया उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन का ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है सुमन गवानी को। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। और ये जो अवार्ड है वो कब दिया जाता है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के ओकेजन पे दिया जाता है। हमने क्वेश्चंस में भी देखा था यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 29 मई को मनाया जाता है और कल के दिन ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। जो मिलिट्री ऑब्जर्वर हैं UN मिस के, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था 2018 में हुआ था, तो नवंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक इनके द्वारा वहाँ पर काम किया गया और ये एज ए फोकल पॉइंट थी जिन्होंने जेंडर इश्यूज़ को मिलिट्री ऑब्जर्वर रहते हुए डील किया। तो वॉर के माहौल में साउथ सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन चल रही है, तो इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो में जेंडर इश्यूज़ को लेते हुए और जेंडर जो चैलेंजेस है उनको एड्रेस करते हुए इनके द्वारा जो काम किया गया उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर हम UN मिस जो मिशन है इसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान एक यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है जो साउथ सूडान के बनने के बाद इस्टेब्लिश किया गया था साउथ सूडान में, क्योंकि इस कंट्री में काफ़ी वायलेंस की कंडीशन चल रही थी। तो इसीलिए इन वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये पर्टिकुलर मिशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये जो कंट्री है साउथ सूडान ये इंडिपेंडेंट हुई थी 2011 में, 9 जुलाई 2011 में। और यूनाइटेड नेशन का जो ये मिशन है मिशन इन साउथ सूडान ये 8 जुलाई 2011 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक रिजोल्यूशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। 2019 में अगर हम देखें तो 15,000 मिलिट्री पर्सोनल और करीब 1800 पुलिस और 2,800 सिविलियन वर्कर्स इस मिशन के अंतर्गत काम कर रहे थे। इसका हेडक्वार्टर है साउथ सूडान की कैपिटल जुबा में और इसके अभी हेड हैं डेविड सेरर। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनका नाम है मेजर सुमन गवानी जिनको यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। राजस्थान फार्मर्स ऑफिशियल्स इन नाइट लॉन्ग फाइट अगेंस्ट लोकस्ट। राजस्थान में लोकस्ट का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं और फार्मर्स हैं उन दोनों के द्वारा मिलकर काम किया गया। अभी के टाइम में करीब 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रॉब्लम देखा गया है और जो राजस्थान की वेजिटेशन के लिए खतरा बना हुआ है। तो इसी कारण से जो इंसेक्टिसाइड का है स्प्रे नाइट लॉन्ग ऑपरेशन के दौरान किया गया। लोकस्ट एक्सपर्ट जो FAO के हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इंडिया में, ये लोकस्ट का जो मूवमेंट है ये सेंट्रल इंडिया के आगे नहीं जाएगा और सेंट्रल इंडिया पे भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही ये लोकस्ट अर्बन एरियाज़ में जाएंगे तो वो नॉर्मली अर्बन एरियाज़ में रुकना प्रेफर नहीं करते बिकॉज वहाँ पर लोकस्ट के फूड के लिए ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसी कारण से ये नॉर्मली जो प्लांटेशन के एरिया हैं, जो खेतों के एरिया हैं उसके आसपास ही होते हैं और जैसे ही मानसून आएगा ये वापस राजस्थान के डेजर्ट की साइड अपना मूवमेंट कर लेंगे। और ये जो इतना ज़्यादा लोकस का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इस बार, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण देखने को मिला है। द चेंजिंग क्लाइमेट एंड रिसेंट साइक्लोनिक एक्टिविटी जो अभी देखी गई है दैट हैज़ ब्रॉट द स्वार्म्स इनटू इंडिया अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो ये नॉर्मली इतनी जल्दी आते नहीं थे लेकिन इस बार इतनी जल्दी आने का कारण इनका भी क्लाइमेट चेंज और ट्रॉपिकल साइक्लोन को माना जा रहा है। और जैसे ही मानसून आएगा वैसे ही ये वापस राजस्थान में डेजर्ट की साइड में अपना मूवमेंट कर देंगे, ऐसा कहा गया है। जो FAO के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लोकस्ट फोरकास्टिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा इनके द्वारा एक और वार्निंग दी गई है कि ये जो लोकस का प्रॉब्लम है ये ग्लोबल प्लेग में
कन्वर्ट हो सकता है अगर लोकस्ट का स्वार्म है, जो लोकस्ट के ग्रुप हैं वो वेस्ट अफ्रीका की तरफ मूव कर जाते हैं। लोकस्ट की जो ब्रीडिंग होती है नॉर्मली हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका की साइड होती है, लेकिन अगर ये वेस्ट अफ्रीका की साइड हो जाए तो लोकस्ट का प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगा और इंसेक्टिसाइड वहाँ पर एक लार्ज क्वांटिटी में ब्रीडिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट को देखें तो इस तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस एरिया में ईस्टर्न साइड में लोकस का ब्रीडिंग माना जाता है और वेस्टर्न साइड में ये पूरा जो एक्सपेंस है ये है डेजर्ट का, तो ये डेजर्ट लोकस्ट हैं और इंडिया में राजस्थान में नॉर्मली आते हैं, डेजर्ट के एरिया में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो अगर ये इनका ब्रीडिंग के बाद मूवमेंट इस तरह से हुआ है और यहाँ पर वो इंडिया में पहुँचे हैं, लेकिन अगर ये जो एक्सपर्ट है इनके अकॉर्डिंग ये डेजर्ट में इनका मूवमेंट हो जाता है, अफ्रीका के डेजर्ट में जो एक बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर एक बड़े लेवल पर लोकस्ट की ब्रीडिंग हो सकती है और इससे पूरे दुनिया में एक तो ग्लोबल लेवल पे लोकस्ट प्लेग फैल सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, यूके मूव्स 5G क्लब टू कीप आउट हुआई। चाइना की जो हुआई कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसको बाहर रखने के लिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक ग्रुप प्रपोज किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने यूएसए को भी पुश किया है टू फॉर्म ए क्लब ऑफ 10 नेशंस दैट कुड डेवलप इट्स ओन 5G टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन हुआई। तो चाइना की हुआई कंपनी पे जो पूरी वर्ल्ड की एक तरह से डिपेंडेंस टेलीकम्युनिकेशन के मामले में बन गई है, उसको कम करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने एक 10 नेशंस का, 10 कंट्री का क्लब बनाने की बात रिकमेंड की है। ये जो 10 कंट्रीज़ होंगी इनको D10 का नाम दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन इज़ प्रपोजिंग ए D10, और D10 क्यों बोला गया है? बिकॉज ये जो 10 कंट्रीज़ होंगी ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होंगी, अ क्लब ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टनर्स दैट ग्रुप G7 नेशंस विद ऑस्ट्रेलिया एंड एशियन टेक्नोलॉजी लीडर्स साउथ कोरिया एंड इंडिया। तो ये जो ग्रुप प्रपोज किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, तो ये D10 ग्रुप में G7 कंट्रीज़ होंगी प्लस ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ ही साथ एशियन कंट्रीज़ में साउथ कोरिया और इंडिया। तो ये 10 कंट्रीज़ मिला के जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी करें, जिससे कि चाइना की हुआई कंपनी पे 5G के लिए जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ की डिपेंडेंस है वो कम की जा सके। इसको प्रपोज किया यूनाइटेड किंगडम ने। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, जीएसटी काउंसिल लाइकली टू मीट इन मिड जून। जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो मीटिंग करनी है आगे के जीएसटी रेट का जो स्लम्प हो रहा है, पिछले क्वार्टर्स में जो स्लम्प देखे गए हैं और आगे इकोनॉमी की कंडीशन में किस तरह से जीएसटी का मूवमेंट रहेगा, उसके लिए जीएसटी काउंसिल की मीट मिड जनवरी में की जानी है। यहाँ पर जीएसटी काउंसिल, ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम पहले जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशू रिलेटेड टू जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, उनका डिसीजन जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। और एक तरह से ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी रिलेटेड जो भी एक्शन लेने हैं उनके लिए। जीएसटी काउंसिल इज़ चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इनके अलावा जो अदर मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के वो होते हैं यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल स्टेट। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन एमओएस यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं फाइनेंस रेवेन्यू से रिलेटेड, और इसके अलावा स्टेट्स के जो फाइनेंस रिलेटेड मुद्दों के मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। जीएसटी काउंसिल को बनाया गया था जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से, वो अमेंडमेंट बिल था 122nd 122वां अमेंडमेंट बिल था, और इसके पास होने के बाद ये जो एक्ट बना, ये एक्ट बना 101st अमेंडमेंट, यानी कि 101 एक्ट बना। तो 122वां बिल था और 101 एक्ट 2016 का एक्ट था जिसने जीएसटी काउंसिल को बनाया। अब जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके आर्टिकल इंक्लूड किया गया या इंसर्ट किया गया, वो आर्टिकल है आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A इफेक्टिव हुआ था 12 सितंबर 2016 से, और आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल हैज़ टू बी कंसल्टेड constituted by President of India within 60 days of commencement of Article 279A। तो आर्टिकल 279A ऐड हुआ, इसकी बेसिस पे ही जीएसटी काउंसिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया। आर्टिकल 279A एक जीएसटी काउंसिल
के नाम से ज्वाइंट फोरम बनाता है। इस ज्वाइंट फोरम में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेंबर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर हैं, और इनके मेंबर जैसा हमने अभी देखा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रेवेन्यू और फाइनेंस के मुद्दों को देखते हैं, और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, और जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है किस प्रोडक्ट में टैक्स की क्या रेट रहेंगी और इनको कैसे चेंज करना है। फिस्कल डेफिसिट एट 4.6 फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 एस रेवेन्यू सैक्स, ये हमने पहले पेज पे ही देख लिया था। टेलीकॉम रेगुलेटर मूव्स नेशनल नंबरिंग प्लान। अब नेशनल नंबरिंग प्लान क्या होता है? नेशनल नंबरिंग प्लान ये इंडिया में जो टेलीफोन नंबर हैं वो कितने डिजिट के होंगे उनसे रिलेटेड प्लान है। जो अभी का करंट नेशनल नंबरिंग प्लान है ये 2003 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑनगोइंग प्लान इम्प्लीमेंटेड इन 2003 वाज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द प्रोजेक्शन टिल द ईयर 2033। तो 2033 तक का प्रोजेक्शन लेके 2003 में जो नेशनल नंबरिंग प्लान है वो बनाया गया था। इस नंबरिंग प्लान के अकॉर्डिंग 10 डिजिट का नंबर अभी यूज़ किया जाता है मोबाइल्स और टेलीफोन नंबर्स के लिए 10 डिजिट का नंबर यूज़ किए जाते हैं। इसको 10 डिजिट से बढ़ाकर 11 डिजिट का नेशनल नंबरिंग प्लान चेंज करने का एक रिकमेंडेशन ट्राई के द्वारा दिया जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि अ न्यू नेशनल नंबरिंग प्लान बी इशूड एट द अर्लीस्ट सो दैट यूनिक आइडेंटिफिएबल नंबर कैन बी प्रोवाइडेड टू एवरी सब्सक्राइबर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं उनके लिए अब 10 की जगह 11 नंबर का नेशनल नंबरिंग प्लान यूज़ किया जाए, ये रिकमेंडेशन ट्राई की तरफ से आई है। तो कुछ रिकमेंडेशन अगर हम देखें ट्राई की तो उसमें है, पहला है स्विचिंग टू 11 डिजिट मोबाइल नंबर। सेकेंड इज रीलोकेशन ऑफ मोबाइल नंबर्स रिसोर्स्ड सरेंडर्ड बाई ऑपरेटर हु हैव सर्ट शॉप एंड प्रीफिक्सिंग 0 फॉर ऑल मोबाइल कॉल्स मेड फ्रॉम फिक्स्ड लैंडलाइन नंबर। एक तो 10 की जगह 11 डिजिट का मोबाइल नंबर के लिए स्विच करना चाहिए। दूसरा, जो मोबाइल नंबर बंद हो गए उनको भी वापस यूज़ में लेना चाहिए। और तीसरा, किसी भी मोबाइल नंबर को अगर लैंडलाइन से डायल किया जाए तो 0 ज़रूर लगाया जाए। तो यहाँ पर ट्राई ने ये कुछ रिकमेंडेशन दिया, और ये जो 10 डिजिट से 11 डिजिट की तरफ स्विच करने की बात की गई है, ये क्यों की गई है? बिकॉज इंडिया में जो मोबाइल सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एडेक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर रहें, इसी के लिए जो ये रेजिम है उसको चेंज की जाने की ज़रूरत है। और अगर जो प्रेजेंट टाइम में रिसोर्सेज हैं दैट आर थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज नंबर ऑफ रेंज ऑफ सर्विसेज एंड मैसिव ग्रोथ इन नंबर ऑफ कनेक्शन। एक तो नंबर ऑफ कनेक्शन बढ़ रहे हैं, दूसरा हर एक कनेक्शन पे जो एडिशनल सर्विसेज दी जा रही हैं उसको देखते हुए 10 डिजिट की जगह 11 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया गया है ट्राई के द्वारा। आज के टाइम में इंडिया में अगर हम देखें टोटल मोबाइल कनेक्शंस कितने हैं, 1177 मिलियन की जो संख्या है, जो कनेक्शन है टेलीकम्युनिकेशन के इंडिया में। और अगर हम टेली डेंसिटी देखें जनवरी 2020 तक की तो ये 87% है। तो 87% तक की इंडिया में अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग टेली डेंसिटी मानी गई है। तो इसलिए जो ये बिल है, ये प्लान है नेशनल नंबरिंग प्लान, इसको रिव्यू करने की अर्जेंट ज़रूरत है और इसको 10 डिजिट से 11 डिजिट किए जाने की ज़रूरत है। नेशनल जो एजेंसी है टेलीकम्युनिकेशन की, इसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किस एक्ट के थ्रू बनी थी? ये बनी थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत, और इसको इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का रेगुलेटर माना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर एंड नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर। तो एक चेयरमैन होता है, इसमें 2 मैक्सिमम फुल टाइम मेंबर होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ट्राई एक्ट को अमेंड किया गया था ऑर्डिनेंस के थ्रू 2000 में, और उसके बाद एक डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल भी बनाया गया था जिसका नाम था टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्राइब्यूनल टू टेक ओवर एडजुडिकेटरी एंड डिस्प्यूट फंक्शंस ऑफ ट्राई। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और अभी के इसके चेयरपर्सन हैं राम सेवक शर्मा। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।